नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। आज हम ग्वालियर में पत्रकार साथियों से चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। ग्वालियर में चुनावी माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 तारीख को ही टिकट की घोषणा कर दिया। 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हम चर्चा करते हैं हमारे ग्वालियर के पत्रकार साथियों से कि क्या माहौल है। 18 दिन हो गए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी को टिकट की घोषणा की हुई और कांग्रेस ने अभी नहीं की है, तो अभी क्या माहौल चल रहा है? आप सभी जगह घूम रहे होंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर्वे जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर इस लोकसभा चुनाव में कहें तो कांग्रेस के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि उन्हें अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 फरवरी 1 मार्च के आसपास अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए थे मध्य प्रदेश के, और उसी समय कांग्रेस ने भी कहा था कि हम 5 दिन के अंदर अपनी सूची जारी कर देंगे। लेकिन अभी तक आप देखें तो आज 18 मार्च हो चुका है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में 3 सीटों पर टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर देखें तो 20 सीटों पर टिकट घोषित होना बाकी है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची 15 दिन पहले, 16 दिन पहले जारी हो चुकी है, तो उन लोगों को प्रचार करने का भी काफ़ी मौका मिल गया। और कहा जाता है कि जब मैच होता है तो उसमें टॉस की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और जो पहले बढ़त लेता है, तो टॉस के रूप में अगर देखें तो भाजपा ने अपने टिकट घोषित करके मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस से हासिल कर ली है। कांग्रेस की टिकट में देरी होने के चलते एक तो कांग्रेस में अंदर जो गुटबाजी है वो भी बाहर आने लगी है, दूसरा पब्लिक में भी, वोटर्स में भी एक मैसेज गलत जाता है कि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है कांग्रेस और भाजपा के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार वो 370 का नारा दे रहा है, 405 पार का नारा दे रहे हैं। और कांग्रेस के लिए इस बार ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सहित जो अन्य राज्य है, हिंदी भाषी राज्य मध्य भारत के, वहाँ पर जो सबसे खराब स्थिति है कांग्रेस की, उस स्थिति से उभरने के लिए भी उनके पास सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। टिकटों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ये भी मुद्दा बना रही है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल सर्वे जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने एक मुश्त अपने टिकट जारी कर दिए हैं लगभग, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी दावा किया था कि 5 दिन के अंदर सूची जारी हो जाएगी, लेकिन उस बात को आज जो है 19 दिन हो चुके हैं, अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। 10 सीटों को छोड़कर ग्वालियर चंबल अंचल में 3 सीटों पर टिकटों की घोषणा नहीं हुई, महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो बीजेपी तो निश्चित तौर पर इस बात को मुद्दा बना रही है, और बीजेपी तो भुना रही है इस बात को कि कांग्रेस के पास लड़ने लायक उम्मीदवार ही नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो पीछे कदम हटा रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से बीजेपी जो है इसको एक मुद्दा भी बना रही है और उसका चुनावी लाभ भी ले रही है। और पब्लिक में भी अगर देखें तो इस बात का मैसेज गलत जा रहा है कि कांग्रेस की जो सूची है वो जितनी लेट होगी उतनी ही कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में 20 दिन में वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में कई मुख्य जगहों पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो अब कांग्रेस की सूची जैसे जैसे देरी होगी, वैसे ही कांग्रेस के अपने जो प्रत्याशियों के खिलाफ रहने वाले नाराज लोगों को मनाना, इसके अलावा उसको खुद का मैनेजमेंट जमाना, फिर लोकसभा प्रचार बड़ी बनाना बहुत काफी मेहनत रहती है। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा एरिया रहता है। अगर जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब ये स्थिति आ रही है कि अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं है। इतनी कमजोर पार्टी है क्या कांग्रेस? आपको क्या लगता है? नहीं, पार्टी तो भारत की आज़ादी की पहले से पार्टी का गठन हो चुका था, तो पार्टी कमजोर है ऐसा तो नहीं कह सकते, पर हाँ संगठन में की कमी जो अपन कह सकते हैं कि संगठन में कमी है। और ये जो संगठन है, ये शीर्ष नेतृत्व मान लें, राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रादेशिक नेतृत्व, दोनों ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी दिखती है। इन भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस के जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप बिखरी बिखरी दिख रही है इस समय। और ये लीडरशिप न सिर्फ अभी बिखरी बिखरी दिख रही है, बल्कि मुझे लगता है कि 2018 के चुनाव के बाद से, जब उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उस समय के बाद से ही लगातार बिखराव इसमें आता हो गया। और अब ये बिखराव मुझे लगता है और ज़्यादा होता चला गया है। बिखराव ज्यादा हो रहा है। जैसे ग्वालियर की हम बात करते हैं तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तैयारी चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जबकि यहाँ से टिकट उनको नहीं मिला है, भारत सिंह हारे हो, कांग्रेस एक बार उनको अभी विधानसभा में हरा चुकी है, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है, फिर भी कांग्रेस का टिकट नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए सर्वेश जी, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो हर दर्शक इसके आंसर जानना भी चाहता है।
और मुख्य तौर पर देखा जाए तो हम देखें ग्वालियर चंबल अंचल सियासत का एक बड़ा केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से राजमाता आती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के आला कमान ने फैसला लिया कि उनको गुना सीट पर उतारा जाए, क्योंकि हाल में 2019 में हमने देखा था कि वो भले ही कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका लंबे समय से एक गढ़ तौर पर देखा जाए तो वो गुना रहा है। और यही वजह है कि उनने एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी ये फैसला आला कमान के सामने भी उनके जरिए भी रखा गया होगा कि गुना से ही चुनाव लड़ना मुनासिब रहेगा। तो यही वजह है कि गुना सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बात आती है कि कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट उनके सामने नहीं उतार पाई है। सिर्फ भिंड सीट एक ऐसी है जहां पर उन्होंने विधायक वर्तमान में जो है भांडेर के उनको मौका दिया है और उनका लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बाकी ग्वालियर, मुरैना, गुना इन तीनों ही सीटों पर जो है वो अभी तक अपनी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। यदि हम 2019 में जाते हैं और देखते हैं तो ये चारों सीटें ऐसी हैं जो लखटकिया सीट मानी जा सकती हैं। आप देखिए भिंड सीट को देखेंगे तो वहां पर लगभग 1,99,000 वोटों से जो है भिंड से संध्या राय ने जीत हासिल करी थी। यदि हम ग्वालियर आते हैं तो लगभग 1,45,000 वोट के साथ जो है वो जीत हासिल हुई थी। यदि हम मुरैना जाते हैं तो लगभग 1,25,000 के लगभग जीत हासिल हुई थी। तो लमसम ये वो चारों सीटें ऐसी हैं जहां पर लाखों वोट के अंतर से जो है वो जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। यही वजह है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत फेस उतारे गए हैं मैदान में, दूसरी ओर इतिहास जो कह रहा है वो इतिहास इस बात को बयां कर रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि इन दोनों चीजों को देखते हुए पार्टी जो आला कमान है वो इस बात के निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर किस कैंडिडेट को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि लगातार एक और पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी ओर देखें तो 2023 के परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में बिल्कुल नहीं रहे और एक करारी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा भी लेके चल रहे हैं, यहाँ ये भी मांग उठ रही है कि दिग्विजय सिंह जैसे महाराज बोलते हैं यहाँ के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो उनके क्षेत्र में पहुंच गए गुना शिवपुरी में, तो क्यों ना जयवर्धन सिंह या दिग्विजय सिंह को ग्वालियर से लड़ना चाहिए। देखिए बिल्कुल, राजा और महाराजा ये सियासत के दौर में इन दोनों ही परिवारों के बीच एक अदावत बहुत पुरानी रही है और राजनीति के आधार पर देखा जाए तो थोड़े से दौर बदल जाता है लेकिन वो अदावत जारी रहती है। और हाल ही में हमने तस्वीर देखी भी है और यही वजह है कि जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि राजा और महाराजा के बीच में मुकाबले की स्थिति बन सकती है, उनके परिवार की किसी शख्स के साथ बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित है। क्योंकि हमने देखा कोशिश ये चल रही थी कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस अपने कैंडिडेटों का नाम अनाउंस कर देगी, लेकिन वो नाम अनाउंस नहीं कर पाई। उसके बाद चर्चा यही चल रही है कि अब जो है मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पार्टी के मजबूत उम्मीदवार जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तीसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गए तब से इस अंचल के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में दिग्विजय सिंह सबसे मुख्य रूप से हैं और यही वजह है कि सबको उम्मीद यही है कि दिग्विजय सिंह या फिर उनके कोई परिवार का सदस्य सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज सिंधिया को चुनौती दे सकता है। सामने अगर नहीं दे तो ग्वालियर से भी लड़ सकते हैं, लोगों की कांग्रेस की भी मांग है। फिर भी ग्वालियर में किस किस के नाम चल रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल, यदि हम ग्वालियर सीट पर गौर करें तो लगभग 17 साल का एक लंबा वक्त जो है, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हो गए हैं अशोक सिंह, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ पर इस लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ते रहे। यही वजह है कि लगातार कोशिश कई लोग, जो कि पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी होती है तो दावेदारी सभी की रहती है, लेकिन लगातार जब अशोक सिंह को मौका दिया गया तो ऐसी स्थिति में कई लोगों के जो मंसूबे थे या कोशिश थी, इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में अब जो अचानक से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह पहुंचे हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कई ऐसे नेता जो हैं जिनको लोकसभा टिकट की चाह थी वो अपनी चाह तो रख रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जो कांग्रेस की स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है। या जिस तरह से ग्वालियर में चर्चा चल रही है कि प्रवीण पाठक जो हैं पूर्व विधायक रहे हैं दक्षिण से और हाल ही में विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, तो उनकी कयास सबसे ज्यादा चल रहे हैं कि उनको चुनाव अच्छा लड़ सकते हैं, वो ये मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन हाल ही में उनके बयान इस तरह से सामने आए हैं कि उनको दक्षिण में चुनाव प्रचार का जो है जिम्मा पार्टी ने दिया है। ऐसी स्थिति में दो जिम्मे वो एक साथ नहीं निभा सकते, यानी पार्टी या तो उनसे प्रचार की जिम्मेदारी छीने या फिर उनको मौका दे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो प्रभारी बनाया गया, प्रभारी से अगर पद से हटा के उनको चुनाव लड़ाया जाता है तो वो एक सशक्त उम्मीदवार होंगे, तो एक सशक्त उम्मीदवार माने जा सकते, क्योंकि इस ग्वालियर दोनों ही विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी हो जाएंगे। भाजपा के, भाजपा का भी हारा हुआ हो जाएगा, कांग्रेस का भी हारा हुआ हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ये चाहेंगे कि इन सभी सीटों पर कमजोर प्रत्याशी आए, क्योंकि उनके गुट से ही मान के चलते हैं, भारत सिंह उनके गुट से? बिल्कुल, इस बार 8 सीटें जो है नरेंद्र तोमर गुट से हुई हैं। ग्वालियर चंबल की 3 सीटें नरेंद्र तोमर के गुट को मिली हैं
तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि नरेंद्र तोमर तो बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उनके तमाम सारे ऐसे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं कि उनके हिसाब से जो है चलते हैं, इनके टिकट भी फाइनल कई बार हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो अमित शाह लगातार जो अभी आए थे, हाल ही में उनका ग्वालियर दौरा हुआ था, और अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस मुक्त बूथ, एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त बूथ का। तो जो भाजपा का नारा है 400 पार और 370 वाला जो मोदी का जो नारा है, उसको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो अमित शाह का जो नारा है कांग्रेस मुक्त बूथ, ये कांग्रेस करती हुई दिख रही है, क्योंकि किसी भी सीट पर, तीनों में से बड़ी सीटें हैं ये, और ग्वालियर तो मुख्यालय माना जाता है। जब यहाँ पर टिकट का जो है साफ तौर, सिंधिया के सामने भी कोई नहीं उतरा, यहाँ पर भी नहीं उतरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज थे, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, वो भी विधानसभा चुनाव हार गए। तो स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है कांग्रेस की। अब भाजपा के सामने किसको उतारते हैं, क्या करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि सशक्त उम्मीदवार के तौर पे जैसे जिस तरीके से आ रहे थे डॉक्टर सतीश सिकरवा, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहीं ना कहीं मन में चल रहा होगा कि एक ही घर के परिवार में सभी टिकट दे दिए जाए तो भी कांग्रेस कमजोर होगी। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं जो पुराने कांग्रेसी हैं वो इससे नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सतीश सिकरवार लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं देवेंद्र शर्मा भी जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो और अनूप मिश्रा जो कि भाजपा का चेहरा है, और अनूप मिश्रा लगातार उनसे भी ऐसे कयास चल रहे हैं कि वो कांग्रेस में आ सकते हैं टिकट को लेकर। लेकिन तो अनूप मिश्रा की तो मेरी बात भी हुई, कल भी बात हुई, तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि पार्टी को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अटल जी के जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने तो साफ इनकार किया है कि नहीं, हम तो भाजपा के प्रचार में लगे हैं। तो दूसरा चेहरा है रामसेवक बाबूजी, उनका रामसेवक गुर्जर, उनका भी, लेकिन उनके जो पिछला कार्यकाल था उसमें किसी कांड में फंसे थे वो, तो रिश्वत कांड में, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है इस टिकट मामले में। लेकिन प्रवीण पाठक और देवेंद्र शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और देखना ये है कि कांग्रेस अभी तक सीट फाइनल नहीं कर पाई है, प्रत्याशी अपने डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे चरण में चुनाव है, कांग्रेस को ये जरूर समय मिल गया है कि, और देवेंद्र शर्मा और प्रवीण पाठक दो सशक्त उम्मीदवार जिस तरीके, क्या लग रहा है कि सिंधिया के जाने के बाद भी अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई, आप क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़े असमंजस की स्थिति में है। हम यदि 2019 के भी चुनाव को देखें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 तो कांग्रेस गंवाई चुकी थी, तो शायद ऐसा लग रहा है कि फूक फूक के पांव रख रही है। और दूसरी बात देखा जाए तो आपने देखा होगा जब मध्यावधि चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तो नारा दिया था कि भाई बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो इस समय भी मुझे लग रहा है स्थिति ये है कि टिकाऊ भी चाहिए और जिताऊ भी चाहिए, और कांग्रेस में अंदर ही अंदर इतना भितरघात है, इतना एक दूसरे के बीच में खींचतान है कि कोई ना कोई जिताऊ या टिकाऊ शायद उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से शायद जो उनकी लिस्ट है वो शायद अंदर ही अंदर फाइनल भी होती होगी और फिर बदल जाती होगी, और इस कारण से शायद बहुत देरी हो रही है। यहाँ अपन एक चीज़ को देखें कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने ज़्यादातर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बना ही ली है, अपन देखेंगे, क्योंकि जिसके टिकट पहले हो गए हैं उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, क्षेत्र में उन्होंने अपना संपर्क भी शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा मिलेगा भाजपा। लेकिन मुद्दा तो एक ही चल रहा है कि मोदी का, तो क्या ये टिकट घोषित होने से भी कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि नारा तो वो एक ही चल रहा है, मोदी। तो इस तरीके से आम जनता में क्या है, आम जनता तैयार है वोटिंग के लिए, या फिर उसको प्रत्याशी का इंतजार है कि हाँ कुछ प्रत्याशी ढंग का आएगा? सर्वेश जी, अगर इन परिस्थितियों को देखें तो ग्वालियर चंबल में दोनों ही संभावना है। पहली संभावना तो ये कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेगी, ये साफ है, क्योंकि उन्होंने अपना जो ट्रेंड कर दिया है पूरा कि मोदी परिवार, यानी पूरे भारत में जहाँ भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेगा वहाँ प्रचार करने वाले नेता या खुद प्रत्याशी अपने लिए वोट नहीं मांगेगा, वो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांगेगा। ग्वालियर चंबल अंचल की 3 सीटों की अगर बात करें सर्वेश जी, तो इन तीनों सीटों पर कांग्रेस कांटे की टक्कर दे सकती है, चाहे मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें या फिर गुना की बात करें। लेकिन यहाँ कांग्रेस को अच्छे बड़े चेहरे, दमदार चेहरे उतारने पड़ेंगे। मुरैना में आप देखिए शिवमंगल सिंह जी तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के हैं, वहाँ पुरानी बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं विरोध में है ही है। बिल्कुल, डंडौतिया का भी नाम चल रहा है कांग्रेस से, अगर कोई नरेंद्र सिंह तोमर से जो डंडौतिया हारे थे उनको देती है तो भी पोजीशन अच्छी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बलवीर दंडोतिया वहाँ ट्रम्प कार्ड हो सकते अगर कांग्रेस उनको लाकर चुनाव लड़ाती, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे से जातीय आधार पर चुनाव होगा। दूसरा, कांग्रेस के लिए फायदे वाली बात यह है कि वहाँ भी खेमेबाजी चल रही। नरेंद्र सिंह तोमर
का जो खेमा है वो पूरे प्रयास करेंगे। लेकिन चाहे सिंधिया गुट के लोग हों, चाहे उसमें गिरिराज दंडोतिया, रघुराज कंसाना या हैदल सिंह, तमाम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि सिंधिया का कद कम हो नरेंद्र सिंह से, तो ये निश्चित तौर पर अंदर अंदर सहयोग नहीं करेंगे। वहाँ कैंडिडेट दमदार दिया अगर कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पर मुकाबला तगड़ा होगा। नाम देखने लायक होंगे मुरैना के पंकज उपाध्याय या बलवीर डंडोतिया और नीतू सिकरवार, इनके नाम चल रहे हैं। क्या लग रहा है ग्वालियर में जिस तरीके से आम जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है या कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है? देखिए, अगर लोकतांत्रिक आधार पर देखें तो हर जो मतदाता है वो ये चाहता है कि आखिर चुनावी मैदान में कौन कौन से कैंडिडेट उतर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है, इन तमाम चीज़ों का हर मतदाता को यानी जनता को इंतजार रहता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक ट्रेंड सेट किया है, हालांकि ये ट्रेंड पहली बार ऐसा नहीं है जिस प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी है। हमने बीते चुनाव में देखा कि चौकीदार चोर कह के जो कहना चालू किया कांग्रेस ने, तो वो कांग्रेस को भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गया कि मैं हूं चौकीदार, सीधे तौर पर। दूसरी बार, इस बार वही चीज है, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो बीजेपी ने इसी पॉइंट को पकड़ते हुए इंडी गठबंधन के ऊपर सीधे तौर पर हमला चालू कर दिया। और आज की डेट में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता जो है, मैं हूं मोदी का परिवार, और हर जनता के बीच इस शब्द को लेकर, इस पूरी प्लानिंग को लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है। वो तो एकदम हावी पार्टी बिल्कुल हावी हो जाती है। तो इसी तरीके से धारा 370 हो गई, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, मोदी का मुद्दा हो गया, मोदी की गारंटी हो गई, तो इन मुद्दों के बीच में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं आ पा रहा है। तो अपन मान के चलें कि जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है या फिर कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है? उससे कोई फर्क पड़ेगा प्रत्याशी अच्छा आने से? प्रत्याशी अच्छा आने से फर्क तो पड़ेगा, निश्चित सी बात। पर भाजपा के पास ये सब जो आपने बताई, मोदी की गारंटी और योजना, इसके अलावा भाजपा इस बार भी, जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक कार्ड खेला था महिलाओं का, और दोबारा इस वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा एक महिला का कार्ड लेकर के आ सकती है। वो होगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसको ये कैश कराने की कोशिश करेंगे इस बार, और ये चुनाव में बड़ा फैक्टर बनकर साबित उभर के आ सकती है। कांग्रेस के पास इस तरह का कोई मुद्दा है नहीं इस समय। पर जैसे ग्वालियर अभी नया मुद्दा आया है बॉन्ड वाला, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्टोरल बोर्ड से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर छींटाकशी कर रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर छींटाकशी कर रही है। जो सामने बॉन्ड निकल के आए हैं और डाटा जो पेश किया गया है बैंक के जरिए, उसमें कई ऐसी पार्टियां निकल कर आई हैं, कई ऐसी फेक कंपनियां निकल के आई हैं जिनके जरिए चंदा दिया गया राजनीतिक दलों को। तो देखिए, जनता के बीच तो एक माइंड सेटअप है इस बात का कि कहीं ना कहीं चंदे का दुरुपयोग राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन दूसरी ओर देश के चोर मौसेरे भाई हो सकते हैं, किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है। आप क्या मानते हो? बिल्कुल सही बात। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रभावित कर सकता है जो लोग इसके बारे में जानते हैं, और निश्चित तौर पर जो बुद्धिजीवी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं है। सारी पार्टियों को चंदा मिला, बीजेपी को ज़्यादा मिला, दूसरी पार्टियों को कम मिला, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा सबको मिला, तो इसमें भागीदार सब लोग हैं। तो ये मुद्दा अगर देखें तो आम पब्लिक तक पहुँचेगा, ऐसी उम्मीद कमी है। बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर के उत्थान की बात है। इसके अलावा जो योजना है केंद्र सरकार की, चाहे अनाज योजना हो या फिर मोदी की गारंटी, आयुष्मान योजना, तमाम जो योजना है उन योजनाओं को बीजेपी इस बार भुनाएगी और चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी का होगा। इसीलिए बीजेपी ने मोदी परिवार कैंपेन के साथ अपना प्रचार अभियान शुरू किया। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जनता के सामने एक गलत मैसेज कांग्रेस का यही जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने के 3-4 दिन बाद तक कांग्रेस अपने पूरे प्रत्याशियों को घोषित नहीं कर पाई। दमदार प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश में सामने नहीं आ रहे हैं। बड़े नेताओं को अगर देखें तो चाहे दिग्विजय सिंह हो या जीतू पटवारी हो या डॉक्टर गोविंद सिंह हो या तरुण भनोत, तो तमाम बड़े लीडर जो है वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, परिस्थितियां भी खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी का बयान आने के बाद जरूर कुछ नेताओं ने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन लगता नहीं है कि बड़े जो चेहरे हैं
वो बीजेपी के बड़े दिग्गजों के सामने खड़े होंगे, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे अरुण यादव की बात करें, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें। लगता नहीं कि इनको बड़े चेहरों के खिलाफ उतारा जाएगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी मनोवैज्ञानिक अभी भी जो प्रत्याशियों की घोषणा राहुल गांधी के यहीं से होना है या खड़गे जी के यहाँ से होना है? बिल्कुल, देखिए लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने बहुत कुछ दिया है, और अभी भी अगर कांग्रेस देखती है तो वो गांधी परिवार की तरफ ही देखती है, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। तो निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी छानबीन कर ली, रायशुमारी पहले हो ही चुकी है, तो जो भी इनका निचोड़ निकल कर आया है तो अल्टीमेटली मोहर जो है वो आला कमान से, यानी आला कमान आप कह सकते हैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी, उनके जरिए ही टिकटों का अंतिम फैसला होगा। लेकिन ये जरूर है कि वो भी प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि बड़े नेता चुनाव लड़े, क्योंकि ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं है, कांग्रेस को बचाए रखने का चुनाव है। जब तक कांग्रेस के बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में नहीं, कम से कम जो वोटर वो है परसेंटेज है वो राष्ट्रीय पार्टी के स्तर से बचा रहे, तो ये जो 4 चरणों में चुनाव हो रहा है इसका क्या फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश में? इसका लाभ किस पार्टी को मिलेगा, जबकि ये विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में होता है? देखिए बिल्कुल, देखिए चरण का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं और चरण वाइज होते हैं, जब पहले मान लीजिए कि आप फर्स्ट फेज का जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद मतदाताओं का एक परसेंटेज जो सामने निकल कर आता है, वो इस बात का एक ट्रेंड जो है वो जाहिर कर देता है कि झुकाव किस तरफ हो सकता है, यानी ऊंट किस तरफ करवट ले सकता है। इस लिहाज से अगर देखें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, और हमारे यहाँ जिस तरह से 7 मई को थर्ड फेज में इलेक्शन है, ऐसी स्थिति में ग्वालियर चंबल अंचल पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरह से लगातार हम देखें कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों पर वहाँ पर चुनाव है और 7 फेज पर उसमें वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, यानी साफ तौर पर ये पूरी कहा जा सकता है कि हर उस राजनीतिक दल के लिए एक मेंटली सपोर्ट इतना ज़्यादा उसके लिए बनने वाला है यदि मतदाताओं का मत प्रतिशत अगर बढ़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उन्होंने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट जो है उनको ज़्यादा डलवाने हैं। ऐसी स्थिति में उनका एक टारगेट है कि मतदाताओं को घर से लेकर बूथ तक पहुंचाना है। यदि जो परसेंटेज ऑफ रेशो सामने निकल कर आता है और उसमें देखने में आता है कि हाँ ये परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद है। चरण बढ़ने से निश्चित है अपोजिशन वाली पार्टी को ज्यादा नुकसान होता होगा, उसका पैसा ज्यादा खर्च होगा टाइम, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। निश्चित ही अपोजिशन ये भी एक चाल हो सकती है। अपोजिशन वाली जो पार्टी है उसको निश्चित सी बात है खर्चा ज्यादा करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जो सत्ताधारी जो दल होता है उसके पास आय के साधन अपोजिशन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपन भी पैसे की जब पैसे की मार पड़ती है पार्टियों को, तो ये लगता है जल्दी से जल्दी चुनाव निपट जाए। ऐसे ही अपन जब एग्जाम के समय भी ये लगता है, जब तैयारी करते रहते हैं तो कब एग्जाम जल्दी हो, अपन इससे फ्री हो। तो पार्टी जब इतने लंबे खींचेगी तो उसके लिए तो यही रहेगा, जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। तो ये भी है उसमें से एक कहीं ना कहीं विचार मंथन से निकला होगा कि कई चरणों में खींचो, जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। देखिए अगर हम औपचारिक रूप से देखें तो जो इलेक्शन कमीशन रहता है वो चरण डिसाइड करता है, उसमें किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता है। चूंकि चरण डिसाइड किए जाते हैं ताकि देश के अंदर, चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत का, और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतलब फ्री फेयर इलेक्शन हो सके, उसके लिए कई पोलिंग एजेंट की तैयारी करनी होती है, तमाम तैयारियां करनी होती हैं। ऐसी स्थिति में चरण डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता से लेकर बड़ा दिग्गज नेता तक इस बात को कहता है कि उनकी पार्टी जो है हर पल हर क्षण जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कितने भी चरण में इलेक्शन हो। लेकिन हाँ, अन्य राजनीतिक दल जो हैं, विशेष रूप से इंडी गठबंधन जो है, उसकी क्या तैयारी रहने वाली है चरण के आधार पर, वो उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो आने वाली 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे वो स्पष्ट कर देंगे। 4 जून को फिर वही ईवीएम वाला मुद्दा चलेगा? आएगा बिल्कुल 100% आएगा। जब ये चीजें जैसे सुप्रीम कोर्ट से ही कोई फैसला अगर ऐसा आता है जो हमारे पक्ष में होता है तो बहुत सारे लोग उसको मिल करके अप्रिशिएट करते हैं, और जैसे ही विरोध में आता है तो जब कोर्ट की बुराई करने लगते हैं तो ईवीएम की तो होना ही होना है। और ईवीएम की पिछले 4 चुनाव से लगातार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है हर का। जमीनी स्तर पर जिस काम को करने की जरूरत है उस काम को करने की बजाय अगर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे तो आने वाले समय में भी ये बात फिर उठती रहेंगी कि विपक्ष ने एकजुट मिलकर होकर के ये भी लास्ट चुनाव है अकेले लोकसभा का, अगली बार तो जहाँ तक एक साथ ही चुनाव होगा। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अवधारणा है वो हो सकता है कि 2029 के बाद लागू हो जाए। और वो भाजपा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयान में कहते जा रहे हैं कि लोग बाग 2029 की बात कर रहे हैं
और वो 2037 का 47 का सोचकर बिल्कुल, वो आज तक में लास्ट इंटरव्यू में ही हमारे दिया है हमारे, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कांग्रेस है वो अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट आएगा तो ठीक रहा, ईवीएम पर ही फूटना है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।